नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 जो है वो कई प्रतियोगी परीक्षाओं का विषय है और ये प्री, मेंस और साक्षात्कार में मेनली पूछा जाता है। तो आज हम इस विषय को प्री के हिसाब से पढ़ने का प्रयास करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में प्री में क्या क्या संभावित प्रश्न बन सकते हैं और उसके हम किस तरह से आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872। सबसे पहले भारतीय संविदा अधिनियम 1872 इनेक्ट हुआ था, यानी अधिनियमित हुआ था, यानी इसको कानूनी रूप से मान्यता मिली थी 25 अप्रैल 1872 को। दूसरा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर एक कानून किसी न किसी उद्देश्य को लेकर बनाया जाता है, वैसे ही भारतीय संविदा अधिनियम को बनाने के पीछे भी कुछ उद्देश्य थे। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 को बनाने के पीछे बेसिकली दो उद्देश्य थे। पहला था संविदा से संबंधित भागों को परिभाषित करना और दूसरा था उसमें संशोधन करना। तो मेनली इन्हीं दो उद्देश्यों को लेकर भारतीय संविदा अधिनियम 1872 को बनाया गया। इसके बाद बात करते हैं कि भारतीय संविदा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं थीं। तो पहले भारतीय संविदा अधिनियम में 1872 में कुल 266 धाराएं थी, पर वर्तमान में अब 238 धाराएं हैं और जिन्हें दो भागों में बांटा गया है। अगर हम बात कर रहे हैं पहले भाग की, तो पहले भाग में 1 से लेकर 75 तक सेक्शन है, यानी धारा 1 to 75 सेक्शंस इसमें शामिल किए गए हैं और इसमें संविदा के सामान्य सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। अगर बात करें कि 76 से लेके 123 तक जो सेक्शन थे वो रिपील कर दिए गए हैं, यानी निरसित कर दिए गए हैं, यानी इसमें से हटा दिए गए हैं। उसमें माल विक्रय से संबंधित प्रावधान थे और अब उसको लेकर एक अलग कानून बनाया गया है। इसके बाद भाग 2 की बात करें तो भारतीय संविदा अधिनियम के भाग 2 में धारा 124 से लेकर 238 तक की धाराएं शामिल हैं, जिसमें संविदा की कुछ विनिर्दिष्ट संविदाएं शामिल की गई हैं, जैसे प्रत्याभूति की संविदा, क्षतिपूर्ति की संविदा, उपनिधान, एजेंसी इत्यादि। इसके बाद बात आती है कि 238 से लेके 266 तक की धाराओं के विषय में क्या हुआ। तो 239 से लेके 266 तक की जो सेक्शन थी वो भागीदारी से संबंधित थी और वर्तमान में उन्हें भी इस अधिनियम से निरसित कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है और अब पार्टनरशिप एक्ट भी एक अलग से एक्ट बन चुका है। तो कुल मिला के अगर वर्तमान में आपसे ये प्रश्न किया जाए कि वर्तमान में भारतीय संविदा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं, तो इसका सही आंसर है धारा 238। अगर आपसे प्रश्न ये किया जाए कि भारतीय संविदा अधिनियम कितने भागों में बांटा गया है, तो उसका आंसर है 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग धारा 1 से लेकर 75 तक है, जिसमें संविदा के सामान्य सिद्धांत दिए गए हैं। वहीं दूसरा भाग धारा 124 से लेकर 238 तक है, जिसमें कुछ विनिर्दिष्ट संविदाएं दी गई हैं। प्रश्न उठता है कि अगर दूसरा भाग धारा 124 से लेकर 238 तक है, तो फिर धारा 76 से लेकर 123 तक की धाराएं कहाँ गई। तो धारा 76 से लेकर 123 तक की धाराएं जो माल विक्रय से संबंधित थी, इसमें से निरसित कर दी गई हैं और अब उसके लिए एक अलग से कानून बनाया गया है। इसी प्रकार धारा 239 से लेकर 266 तक की जो धाराएं थी वो भी इसमें से रिपील कर दी गई हैं, जो कि भागीदारी से संबंधित थी, यानी पार्टनरशिप से संबंधित थी और वर्तमान में उनके लिए भी एक अलग से कानून बनाया गया है। चलिए अब बात करते हैं हम सेक्शन 1 की। तो भारतीय संविदा अधिनियम का भाग 1 हम पहले लेने जा रहे हैं और इसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे धारा 1 की। तो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 1 से मेनली 3 प्रश्न संभावित हैं जो पूछे जा सकते हैं प्री में। पहला कि भारतीय संविदा अधिनियम का पूरा नाम क्या है, यानी संक्षिप्त नाम क्या है। तो भारतीय संविदा अधिनियम का संक्षिप्त नाम है भारतीय संविदा अधिनियम 1872। दूसरा प्रश्न बनता है कि भारतीय संविदा अधिनियम का विस्तार कहाँ है, इसका एक्सटेंड कहाँ पर है। तो भारतीय संविदा अधिनियम का विस्तार वर्तमान में संपूर्ण भारत पर है। और ये तीसरा प्रश्न बनता है कि ये किस तारीख से इन्फोर्स हुआ, यानी कि ये लागू हुआ। तो ये 1 सितंबर 1872 से लागू है। तो इस तरह से धारा 1 से 3 प्रश्न संभावित हैं। पहला, इसका नाम क्या है, दूसरा, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है और तीसरा, ये किस तारीख से इन्फोर्स हुआ, यानी कि लागू हुआ।
तो आई होप कि आपको सेक्शन 1 अच्छे से क्लियर हुआ होगा प्री के अकॉर्डिंग। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सब अब बात करते हैं हम सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें सबसे पहली परिभाषा दी गई है प्रस्तावना की। तो प्रश्न जो प्री में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की किस धारा में प्रस्तावना को परिभाषित किया गया है। तो सेक्शन 2A यानी कि 2 का में इसे परिभाषित किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 2B की। तो इसमें वचन की परिभाषा दी गई है। तो जब कोई प्रस्तावना, वह व्यक्ति जिसे प्रस्तावना की जाती है उसके प्रति अपनी रजामंदी संज्ञापित कर देता है, तब प्रस्ताव प्रतिगृहीत हो जाता है। तो वह क्या बन जाता है, वो वचन बन जाता है। और प्री में यही प्रश्न पूछा जाता है कि स्वीकृत प्रस्तावना कहलाती है, आंसर है वचन। एक्सेप्टेड प्रपोजल इज प्रॉमिस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, जो है प्रॉमिसर और प्रॉमिसी की, यानी वचनदाता और वचनग्रहीता। तो वह व्यक्ति जो प्रस्तावना करता है वह वचनदाता कहलाता है, और वह व्यक्ति जिससे की प्रस्तावना की जाती है वो वचनग्रहीता यानी कि प्रॉमिसी कहलाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कंसीडरेशन पे, यानी कि प्रतिफल। पहला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्रतिफल को भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2D में, यानी कि 2 में इसको परिभाषित किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न इससे पूछा जाता है कि प्रतिफल किसकी इच्छा पर दिया जाता है। तो प्रतिफल हमेशा वचनदाता की इच्छा पर ही दिया जाता है, एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर। दूसरा प्रश्न बनता है कि प्रतिफल कौन दे सकता है। तो प्रतिफल वचनग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति भी दे सकता है, यानी प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन का जो रूल है वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि भारत में प्रतिफल कोई अन्य व्यक्ति भी दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न जो इस सेक्शन से ही बनता है वो ये बनता है कि प्रतिफल कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिफल 3 प्रकार का होता है। फिर कौन कौन से प्रकार हैं उसके, तो भूत, वर्तमान और भविष्य। तो अगर हम इन सारे प्रश्नों को जोड़ दें तो हम प्रतिफल की डेफिनेशन तक पहुंच सकते हैं, जो ये कहती है कि जबकि वचनदाता की इच्छा पर वचनग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से विरत रह चुका है, करता है या करने से विरत रहता है, करने या विरत रहने की प्रतिज्ञा करता है, तो ऐसा कार्य, ऐसी प्रतिवृत्ति और ऐसी प्रतिज्ञा उस कार्य के लिए क्या कहलाएंगे, प्रतिफल कहलाएंगे। आई होप प्रतिफल से संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे प्री में पूछे जाएंगे धारा 2D से, उनको आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीमेंट के। तो वे वचन और वचनों के समवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो वो क्या कहलाते हैं, वो करार कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि मेरी राशन की दुकान है और आपको 1 किलो शक्कर चाहिए। तो आपके लिए शक्कर क्या है, वो आपके लिए प्रतिफल है, और मुझे शक्कर की कीमत चाहिए। तो मेरे लिए कीमत क्या है, वो मेरे लिए प्रतिफल है। तो मैंने आपको शक्कर देने का वचन दिया, तो मेरा वचन आपके लिए प्रतिफल है। बदले में आपने मुझे कीमत देने का वचन दिया, तो आपका वचन मेरे लिए प्रतिफल है। तो जब वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं या प्रतिफल जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो करार कहलाते हैं। तो वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं वो करार कहलाते हैं। इसके बाद जो है व्यतिकारी वचन। तो वे वचन और वचनों के समवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग होते हैं वो व्यतिकारी वचन कहलाते हैं। यहाँ पे परस्पर प्रतिज्ञा होती है और दोनों ही पार्टी प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों की पोजीशन में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि क्या आप मेरे लिए एक घर का निर्माण करेंगे, आपने कहा हाँ, तो यहाँ पे प्रपोजल किसने किया, मैंने। तो एक कंडीशन में मैं कौन हुई, प्रॉमिसर, और आपने एक्सेप्ट किया तो आप कौन हुए, प्रॉमिसी। दूसरी कंडीशन में आपने मुझे एक और प्रपोजल किया और आपने मुझसे कहा कि मैं घर बनाने के लिए तैयार हूँ, पर उसके लिए जो मटेरियल लगेगा वो आपको प्रोवाइड करना होगा। मैंने कहा ओके, आई विल प्रोवाइड यू। तो यहाँ पे इस कंडीशन में अब प्रपोजल किसने किया, आपने किया। तो आप कौन हुए, प्रॉमिसर, और मैंने एक्सेप्ट किया तो मैं कौन हुई, प्रॉमिसिव।
मीन्स परस्पर प्रतिज्ञाएं हैं, प्रतिज्ञा के बदले में प्रतिज्ञा है। तो ऐसे वचन या वचनों के संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल के भाग होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वो व्यतिकारी वचन कहलाते हैं। इसके बाद आती है शून्य करार। तो वे वचन जो विधिता प्रवर्तनीय नहीं होते, एन एग्रीमेंट विच इज़ नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज वॉइड एग्रीमेंट। वे वचन जो विधिता प्रवर्तनीय नहीं होते वो शून्य करार कहलाते हैं। इसके बाद सेक्शन 2H जिसको दो जा कहते हैं, इसमें संविदा की परिभाषा दी गई है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्री में ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि संविदा को भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर है 2H में, यानी दो जा में परिभाषित किया गया है। दूसरा प्रश्न इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार क्या कहलाता है। तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा कहलाता है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद जो है नेक्स्ट आती है आपकी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की, यानी शून्यकरणीय संविदा। तो वे संविदाएं जो दोनों पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार पर निर्भर हो जाती हैं वो शून्यकरणीय संविदा कहलाती है। इससे एज सच कोई प्रश्न प्री में नहीं पूछा जाता है, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, तो आप इसको छोड़िए नहीं, ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि शून्य संविदा। तो कोई भी संविदा जब विधिता प्रवर्तनीय नहीं रह जाती तब वह शून्य हो जाते हैं। तो कोई भी संविदा जब विधिता प्रवर्तनीय नहीं रह जाती वो शून्य हो जाते हैं। तो आज के लिए सेक्शन 1 और 2 मैंने आपको एक्सप्लेन किए प्री के हिसाब से। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे। कमेंट में ज़रूर मैसेज दीजिएगा। थैंक यू।